नेपाल से आई तबाही की तस्वीरें जितनी खौफनाक है, इस तबाही की कहानी उससे भी ज्यादा डराने वाली है। सवाल यह है कि आखिर कुछ ही घंटों में भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी का पूरा इलाका जल प्रलय में कैसे तब्दील हो गया। अब नेपाल की तकनीकी रिपोर्ट ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। तिब्बत की तरफ से नदी का रास्ता रुका, पानी जमा हुआ, एक अस्थायी झील बनी और फिर यह झील टूट गई। करीब 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी मलबे के साथ नेपाल की तरफ दौड़ पड़ा। तबाही की शुरुआत कहां से हुई? कैसे पल भर में सब कुछ बदल गया? कैसे विनाश की डराने वाली तस्वीरें आने लगी? नेपाल की जल अनुसंधान केंद्र की टेक्निकल रिपोर्ट के मुताबिक 26 अगस्त की सुबह नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास सब कुछ सामान्य था। सुबह 8:37 पर 4.4 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड हुआ। इसी दौरान तिब्बत की तरफ लहेंदे नदी के ऊपरी इलाके में बर्फ और मलबे का बड़ा हिस्सा नीचे गिरा और नदी का रास्ता ब्लॉक हो गया। नदी का पानी रुकने लगा और देखते ही देखते वहां अस्थायी झील जैसी स्थिति बन गई। सैटेलाइट तस्वीरों में नदी के करीब 20 किलोमीटर ऊपर मलबे से रास्ता बंद होने और फिर उसके टूटने के संकेत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी ये पूरी तरह तय नहीं कर पाए हैं कि इसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की भूमिका कितनी थी। अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू हुआ। जो पानी ऊपर जमा था वो अचानक टूटे अवरोध से नीचे की तरफ निकला और पानी अकेला नहीं था, उसके साथ था भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान, मिट्टी और मलबा। यही मलबा इस बाढ़ को और ज्यादा विनाशकारी बना गया। नेपाल के तकनीकी आकलन के मुताबिक देवघाट तक पहुंचते पहुंचते इस सैलाब के साथ करीब 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी बहा। यानी नदी में अचानक इतना पानी और मलबा आया कि सामान्य बाढ़ की तुलना में उसका असर कई गुना बढ़ गया। सुबह करीब 9 बजे भोटेकोशी में अचानक भीषण बाढ़ की सूचना मिली। सबसे पहले इसकी मार पड़ी रसुआ इलाके पर। भोटेकोशी का पानी आगे बढ़ा, फिर त्रिशूली नदी के रास्ते नीचे की तरफ दौड़ा। रास्ते में स्याफ्रुवेंसी, बेत्रावती, मलेखू, मुगलिन और फिर यही सैलाब नारायणी के देवघाट तक पहुंच गया। तकनीकी रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब ने करीब 168 किलोमीटर का रास्ता तय किया और रास्ते में जो सामने आया वो बहता चला गया। पुल, सड़कें, गाड़ियां, मकान, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 19 पुल और करीब 40 किलोमीटर सड़क के नुकसान की जानकारी सामने आई है। अब जरा इस सैलाब की ताकत समझिए। सुबह 8:50 पर स्याफ्रुवेंसी का जल मापन केंद्र डेटा देना बंद कर देता है। सुबह 9:20 पर बेत्रावती स्टेशन भी बंद हो जाता है और बाद में मलेखू का जल मापन केंद्र पुल समेत बाढ़ में बह जाता है। यानी जिस सिस्टम का काम था पानी की ऊंचाई और रफ्तार मापना, वही सिस्टम पानी के रौद्र रूप में टिक नहीं पाया। दोपहर तक बाढ़ मलेखू और मुगलिन पहुंच चुकी थी और शाम 4 बजे के आसपास देवघाट में नदी का डिस्चार्ज करीब 5850 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड के पीक तक पहुंच गया। बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर उठा। घर मलबे में दब गए, गाड़ियां पानी में बह गईं, सड़कें और पुल टूट गए और कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बुरी तरह प्रभावित हुए। नेपाल में ग्राउंड जीरो से आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज दास, काठमांडू, आज तक। और अब आपको ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जो कि नेपाल के इस भयावह मंजर को बयां कर रही हैं। कैसे दूर तक सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई मकान पूरी तरीके से दब चुके हैं, कई सिर्फ अधिकांश तौर पर ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये ड्रोन से तस्वीरें ये भी साफ करेंगी कितनी दूर तक दरअसल इस मलबे को देखा जा सकता है। और बाढ़ की तबाही की अब 4 थ्योरीज आपको दिखा देते हैं। पहली थ्योरी, ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटा जिसकी वजह से वो मलबे के साथ नदी में आ गया। थ्योरी नंबर 2, बर्फ चट्टान टूटने से नदी ब्लॉक हो गई और लहेंदे नदी का रास्ता रुक गया। एक बड़ी झील बन गई और इस झील के टूटने के बाद तबाही का ये मंजर देखा गया। थ्योरी नंबर 3 है कि ग्लेशियर लेक टूट गई जिसकी वजह से तबाही मची है।
और करोड़ों घन मीटर पानी आगे की ओर बढ़ा, जिसकी वजह से नेपाल का ज्यादातर हिस्सा इसमें डूब गया। भोटेकोशी में ये सैलाब आया था और यही वजह है कि जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं ज्यादातर भोटेकोशी इलाके की है। 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, थ्योरी नंबर 4 है, जिसकी वजह से कंपन हुई और कंपन से ग्लेशियर का पहाड़ टूट गया। पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, अगर आपने मेरे मुंह से ये 4 थ्योरी सुनी हो, कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा फिट बैठती हुई दिखाई दे रही? बिल्कुल, जो नेपाल के यहाँ मौसम विभाग ने जो तकनीकी रिपोर्ट जारी किया है, सबसे ज्यादा भरोसा उसी पे लोगों को हो रहा है, क्योंकि उसमें टाइमलाइन के तहत बताया गया कि किस तरह से पहले एक कम तीव्रता वाला भूकंप आया, उसके बाद वो ग्लेशियर फटा, और फिर जो लैंडस्लाइड हुआ और कैसे पानी का जो ये प्रलय है, उसे हमें देखने को मिला है। तो सबसे ज्यादा जो ये सटीक थ्योरी है यही बैठती है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये हुआ तो चीन ने नेपाल को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। इस बात को लेकर ये सभी के मन में यही एक सवाल अभी है।